हेलो एवरीवन, कैसे हो सब। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि मर्चेंट नेवी में ऑफिसर बनने के लिए, डेक साइड में ऑफिसर बनने के लिए, यानी कि एक तरीके से हम कह सकें कि जो ऑफिसर्स जहाज चलाते हैं, भाई वो ऑफिसर बनने के लिए आप लोगों को जो ट्रेनिंग करनी होती है, अपने देश में कौन कौन से ऐसे कॉलेजेस हैं जो कि वो ट्रेनिंग करवाते हैं, या फिर टेक्निकल भाषा में बात कहूं तो कौन कौन से ऐसे कॉलेजेस हैं अपने देश में जो कि डीएनएस का कोर्स करवाते हैं। डीएनएस का फुल फॉर्म डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस। तो जो सबसे पहली रिक्वायरमेंट है डीएनएस का कोर्स करने के लिए, भाई वो क्या, आपके पास 12वीं में साइंस साइड होनी चाहिए, और वो भी नॉन मेडिकल, मतलब मेडिकल नॉन मेडिकल दोनों है तो चल जाएगा। कहने का मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ, ये तीनों सब्जेक्ट होने जरूरी हैं। बायो चाहे हो या न हो, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। और इन तीनों में मिलके आपका जो एग्रीगेट परसेंटेज है दैट शुड बी एटलीस्ट 60%, यानी कि 60% से ज्यादा नंबर होने चाहिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ, इन तीनों में मिलाकर। और इसके साथ में आपके इंग्लिश में या तो 10वीं में या 12वीं में, इन दोनों में से कम एक में जो है 50% होने यहाँ पे कंपलसरी है। तो भाई कौन कौन से ऐसे कॉलेजेस हैं और वो कहाँ कहाँ पे हैं, तो हम ये बात करें, आप डीजी शिपिंग की वेबसाइट पे चेक कर सकते हो, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ शिपिंग के वेबसाइट के ऊपर। वहां पे फिलहाल जो है ये 23 कॉलेजेस हैं जो कि अपने देश में हैं, और ये डीएनएस का कोर्स करवाने के लिए डीजी शिपिंग से अप्रूव्ड है। अब कौन कौन से कॉलेजेस हैं और वो कहाँ कहाँ पे हैं, बात कर लेते हैं। भाई सबसे पहले देखो, स्टार्टिंग में ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखे हैं, ABCD इस तरीके से यहाँ पे लिखा हुआ है। एक बहुत ही फेमस कॉलेज है एंग्लो ईस्टर्न मैरीटाइम एकेडमी, और ये कॉलेज जो है आपको पता है कि एंग्लो ईस्टर्न कंपनी जो है कि उन्हीं का कॉलेज है, यानी कि एक ऐसी कंपनी जिसके पास खुद बहुत सारे मर्चेंट नेवी के जहाज हैं, उनका खुद का ही कॉलेज है। और ये कॉलेज कहाँ पे स्थित है, भाई आप कहोगे मुंबई के अंदर। ठीक है, काफी फेमस कॉलेज है, वन ऑफ द लार्जेस्ट शिपिंग कंपनीज में से एक नाम आता है एंग्लो ईस्टर्न का। फिर जो दूसरे नंबर पे है अप्लाइड रिसर्च इंटरनेशनल, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में ARI कहते हैं। ARI भाई ये कहाँ पे है, दिल्ली के अंदर। ठीक है, मैं खुद 2007-8 यानी कि 7 में ज्वाइनिंग और 8 में पास आउट ARI बैच का ही यहाँ पे कैंडिडेट रहा हूँ। ठीक है, तो ARI वन ऑफ द फाइनेस्ट इंस्टीट्यूट्स में से नाम आता है। अगर आप नॉर्थ इंडिया की बात करो तो टॉप पे आप इसको मान सकते हो। तो पहला हो गया एंग्लो ईस्टर्न, फिर ARI, फिर आपका आता है डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ये है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में। फिर आपका ग्रेट ईस्टर्न इंस्टीट्यूट ऑफ मैरीटाइम स्टडीज। अब ग्रेट ईस्टर्न जो है ये भी लोनावाला में है, और ग्रेट ईस्टर्न अपने आप में खुद एक शिपिंग कंपनी भी है, यानी एक कंपनी जिसका खुद का ही कॉलेज है। तो कितने अच्छे चांसेस रहेंगे कि भाई बच्चे ने वहां पे ट्रेनिंग की और फिर उन्हीं के जहाज पे चला गया। जैसे मैं ARI की बात करूं, अप्लाइड रिसर्च इंटरनेशनल, भाई ARI जो है खुद एक कंपनी नहीं है, मतलब एक शिपिंग कंपनी नहीं है, लेकिन बहुत सारी शिपिंग कंपनीज बच्चों को स्पॉन्सरशिप देती हैं, और वो बच्चे ARI से ट्रेनिंग कंप्लीट करते हैं। उसके बाद बची हुई ट्रेनिंग वो कंपनीज भाई उन बच्चों के अपने जहाज पे करवाती हैं। ठीक है, इस तरीके से आप लोग एक मोटी मोटी नजर मार सकते हो। ऊपर के जो 13 कॉलेजेस हैं, ये याक एजुकेशनल ट्रस्ट तक, ये 13 कॉलेजेस जो हैं ये हैं आपके IMU एफिलिएटेड। IMU एफिलिएटेड का मतलब क्या हो गया, जो इंडियन मैरीटाइम यूनिवर्सिटी है चेन्नई के अंदर, उससे इनका एफिलिएशन है। बाकी सारी जो यहाँ पे कॉलेजेस हैं उनका IMU से एफिलिएशन नहीं है, लेकिन इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, इनका किसी दूसरी यूनिवर्सिटीज के साथ एफिलिएशन है। बट आप इनमें से किसी में भी अगर एडमिशन लेना चाहते हो तो आपको IMU का एग्जाम क्लियर करना होता है, IMU CET का एग्जाम। ठीक है, तो अब जो बच्चा जहां का है वो उस हिसाब से जो है मतलब अपना कॉलेज सेलेक्ट कर सकता है। जैसे कोई नॉर्थ इंडिया का बच्चा है, वो क्या चाहेगा कि भाई मैं दिल्ली से ट्रेनिंग कर लूं, दिल्ली से ट्रेनिंग करना चाहते हैं तो आपको ARI मिल जाएगा, एक आपको यहाँ पे IMI मिल जाएगा, श्री राम मिल जाएगा, सॉरी। ठीक है, श्री राम है, IMI ये आपका नोएडा में है, इंटरनेशनल मैरीटाइम इंस्टीट्यूट IMI नोएडा, श्री राम इंस्टीट्यूट ऑफ मैरीटाइम स्टडीज ये भी दिल्ली के अंदर है। तो नॉर्थ में 3 बड़े कॉलेजेस हैं, ARI, फिर IMI और फिर आपका श्री राम। मुंबई के अंदर आप बात करोगे तो आपको काफी फेमस मिल जाएंगे। एक तो IMU का खुद का कैंपस ही है मुंबई के अंदर। ठीक है, फिर आपका TS रहमान है मुंबई में, आपका तोलानी है मुंबई में, ग्रेट ईस्टर्न खुद लोनावाला वहाँ महाराष्ट्र में ही आता है, मुंबई के पास में ही है। ठीक है, तो ये रहा आपका TS रहमान है, तोलानी है, ये सब मुंबई के अंदर है। तो जो बच्चा जहाँ से होता है, जिस स्टेट से होता है, वो ट्राई करता है कि उसी के आसपास का मैं कोई कॉलेज ऑप्ट कर लूँ। अब सवाल आता है कि इन कॉलेजेस में एडमिशन कैसे लिया जाए, क्योंकि देखो जो डीजी शिपिंग है उसकी कुछ गाइडलाइंस है, एक बार आप इसमें नजर मार लेना। बाकी सारे के सारे कॉलेजेस की लिस्ट आपको डीजी शिपिंग की वेबसाइट पे भी मिल जाएगी। ठीक है, तो इनके अलावा
मतलब कभी कभार एक आधे कॉलेज ऊपर नीचे होते रहते हैं भाई, कभी किसी कॉलेज ने कोई रिक्वायरमेंट पूरी नहीं की तो भाई उसका उस साल के लिए जो है डीएनएस के लिए अप्रूवल छीन लिया जाता है, अप्रूवल वापस मिल जाता है जब वही रिक्वायरमेंट फिर से पूरी हो जाए। तो ये मतलब 19-20 चलता रहता है, ऊपर नीचे होते रहते हैं एक दो कॉलेजेस। फिलहाल जो है इनकी वेबसाइट पे ये इतने हैं जिनके पास अप्रूवल है। अब इनमें एडमिशन लेने के लिए भाई क्या ऐसी दो चीजें हैं जिनकी रिक्वायरमेंट है? भाई सबसे पहली चीज आपको IMU-CET का एग्जाम क्लियर करना होगा। IMU-CET का एग्जाम साल में 2 बार होता है। पहले इसके फॉर्म निकलते हैं अप्रैल के अंदर, जो कि इस महीने अभी निकलने वाले हैं, मोस्ट प्रोबेबली अगले हफ्ते निकल जाएंगे। तो जो बैच अगस्त से शुरू होगा उसके लिए IMU-CET का एग्जाम अगस्त से 2-3 महीने पहले होगा, यानी कि आप मान के चलो कि जून या मई के एंड में IMU-CET का एग्जाम हो जाएगा और उसके लिए फॉर्म उससे 1 महीने पहले निकलेंगे, यानी कि अप्रैल में निकलेंगे। और ऐसे ही जो जनवरी का बैच होगा, जनवरी के बैच से जस्ट 2 महीने पहले कह लो आप IMU-CET का एग्जाम होगा और उससे 1 महीने पहले IMU-CET के फॉर्म्स निकलेंगे। ठीक है, तो पहली जो रिक्वायरमेंट है आपको पता है कि भाई IMU-CET का एग्जाम क्लियर करना होगा। इंडिया के मैं बात करूं तो लगभग मान के चलो 50,000 के आसपास ऐसे बच्चे हैं जो कि IMU-CET का एग्जाम देते हैं। ठीक है, अब इनमें आपको रैंक लानी होगी। जिस बच्चे का एग्जाम क्लियर हो जाता है उसको एक रैंक सर्टिफिकेट मिलता है कि लो भाई ये आपकी रैंक आ गई इतनी। अब वो IMU-CET की रैंक और इसके साथ में कंपनी की स्पॉन्सरशिप, ये दो चीजें चाहिए। यानी कि जो भी बड़ी बड़ी शिपिंग कंपनीज हैं जिनके अपने खुद के जहाज हैं, उनसे स्पॉन्सरशिप लेटर चाहिए और IMU-CET का एग्जाम क्लियर होना चाहिए। अगर ये दोनों चीजें आपके पास हैं तो आप किसी भी कॉलेज में जाके एडमिशन ले सकते हो। कोई भी कॉलेज आपको बड़े आराम से एडमिशन दे देगा कि आओ अपनी फीस भरो और यहाँ पे एडमिशन ले लो। ठीक है, अब बात करते हैं IMU-CET की। अब इसके एग्जाम के अंदर आती क्या चीजें हैं? आपके 11th और 12th क्लास की जो मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश का लेवल आप कह लो, प्लस आपके कुछ जीके और आपका जनरल एप्टीट्यूड, इन सब का एक 200 नंबर का पेपर आता है। अगर आपने अपनी NCERTs को बड़े अच्छे से पढ़ाई कर रखी है तो आप IMU-CET का एग्जाम ठीक ठाक रैंक ला के निकाल सकते हो। बट स्टिल अगर किसी को नोट्स चाहिए इसके, या फिर मैं कहूँ कि अगर बढ़िया सा कंटेंट चाहिए, तो उसका लिंक आप लोगों को इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लिंक पे आप क्लिक करके जैसे आप पेमेंट करते हो सेम टाइम पे आपके पास ईमेल के थ्रू PDF आ जाएगी। आप वो PDF डाउनलोड करके प्रिंट करवा के कैसे भी पढ़ सकते हो। आपको 600-700 के करीब इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो मैथ्स के क्वेश्चंस हैं वो मिल जाएंगे। करीब 1000-1200 के आसपास आप लोगों को फिजिक्स के क्वेश्चंस मिल जाएंगे, 250-300 के आसपास केमिस्ट्री के, और ऐसे ही बाकी सारे सब्जेक्ट्स के भी अच्छे खासे क्वेश्चंस के यहाँ पे आप लोगों को इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का कंपाइलेशन मिल जाएगा। सो वन ऑफ द फाइनेस्ट कंटेंट्स में से एक है ये, बहुत मेहनत से कंटेंट बना है ये, तो इसलिए थोड़ी सी रिस्पेक्ट करना है इस कंटेंट की। इसके साथ साथ आपको चाहिए कंपनी की स्पॉन्सरशिप। अब देखो होता क्या है ना, जैसे मान लो कि आपको ARI में या फिर किसी भी कॉलेज के अंदर एडमिशन लेना है, आप उस कॉलेज में जाओगे, मतलब जब भी आप, इन सभी कॉलेजेस की अपनी अलग अलग वेबसाइट है, तो आप उनकी वेबसाइट पे जाओगे और जब भी इनका कोई DNS का फॉर्म निकलता है आप उसको फॉर्म को फिल कर देना। अब कॉलेज आपको कॉन्टैक्ट करेगा, कॉलेज कॉन्टैक्ट करेगा जब भी उन कॉलेजेस के पास कोई कंपनी आएगी स्पॉन्सरशिप के लिए, तो कॉलेज आपको एग्जाम में बिठा देगा कि आओ भाई इस तारीख को हमारे पास वो कंपनी आ रही है, आप लो इस एग्जाम में बैठो। और उस एग्जाम के अंदर भी मान के चलो, जो मैंने आपको अभी PDF बताई थी जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वो बहुत इंपॉर्टेंट PDF है। आपको वहां से मैक्सिमम क्वेश्चन जो है निकलते हुए मिल जाएंगे। 11th और 12th के बेस पे जो है इनके एग्जाम्स लिए जाते हैं। एग्जाम क्लियर हो गया उसके बाद कुछ कंपनीज एग्जाम लेती हैं और कुछ डायरेक्ट इंटरव्यू भी ले लेती हैं। तो एग्जाम क्लियर होने के बाद भी कंपनी एक छोटा सा इंटरेक्शन तो डेफिनेटली करेगी। इंटरव्यू में आपसे कुछ सवाल जवाब पूछेगी, बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चंस होते हैं कि आप मर्चेंट नेवी क्यों ज्वाइन करना चाहते हो, कहाँ से इंस्पायर हुए थे, कुछ छोटी मोटी सिचुएशंस दे के आपसे जस्ट पूछा जाएगा कि बस आपकी पर्सनैलिटी कैसी है, बस ये जांचा जाएगा। तो अगर आपको कंपनी ने स्पॉन्सरशिप दे दी, इसके साथ साथ आपने IMU-CET का एग्जाम क्लियर कर दिया, तो वो कॉलेज आपको बड़े आसानी से जो है यहाँ पे एडमिशन दे देगा। ठीक है, अब ये तरीका होता है एक ढंग से तरीका जिससे कि आप मर्चेंट नेवी में ऑफिसर बन सकते हो। अब कॉलेज आपके 1 साल की ट्रेनिंग करवाएगा। इस 1 साल की ट्रेनिंग के लिए कॉलेज आपसे फीस लेगा। आजकल हम बात करें तो हर कॉलेज की फीस जो है थोड़ी बहुत 19-20 चल रही है, बट मोटा मोटा बात कर लें तो लगभग जो है 6.5 से 7 लाख रुपए 1 साल की फीस है इन सभी कॉलेजेस की। किसी की 7.5 लाख भी मिल जाएगी, किसी की 5.5 भी मिल जाएगी, किसी की 6, किसी की 6.25। तो मोटा मोटा हम ये कह सकते हैं कि 6.5 लाख के आसपास जो है हर एक कॉलेज यहाँ पे फीस चार्ज कर रहा है 1 साल की ट्रेनिंग का। उस 1 साल की ट्रेनिंग में आपका रहना खाना पीना सब, ट्रेनिंग, बुक्स, यूनिफॉर्म सब कुछ आ जाता है आपका। ठीक है, उसके बाद जिस कंपनी ने आपको स्पॉन्सरशिप दी थी वो कंपनी आपको बची हुई जो है ट्रेनिंग करवाएगी 18 महीने की। ठीक है, तो पहले आपने 1 साल की ट्रेनिंग कर ली यहाँ पे,
और उसके बाद 18 महीने की ट्रेनिंग यानी कि 1.5 साल की ट्रेनिंग ये होएगी जहाज पे। तो टोटल ये 2.5 साल की ट्रेनिंग हो जाती है। इन ट्रेनिंग्स के टाइम में बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं जो आपको निकालने होते हैं। एक बार जहाज की ट्रेनिंग कंप्लीट हो गई, उसके बाद आप इंडिया में वापस आके सेकंड मेट्स के फॉरेन गोइंग के एग्जाम्स निकालते हो, ओरल्स निकालते हो। उसके बाद आपको एक लाइसेंस मिल जाता है, लाइसेंस जिसको आप बोलते हो भाई COC। COC मतलब सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी। जैसे भाई आप गाड़ी चला रहे हो तो गाड़ी चलाने का लाइसेंस होता है, ट्रक चला रहे हो हैवी व्हीकल उसका लाइसेंस होता है, ऐसे ही जहाज चलाने का लाइसेंस वो कहलाता है COC, सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी। अब COC जब आप ट्रेनिंग कंप्लीट करके सारी जो COC लोगे वो आपको मिलती है सेकंड मेट की COC। सेकंड मेट की COC का मतलब क्या है कि ये COC ये लाइसेंस ये कह रहा है कि आप जहाज पे एज ए सेकंड ऑफिसर या एज ए सेकंड मेट सेल कर सकते हो। तो जहाज पे जो ऑफिसर्स की मैं बात करूं तो सबसे जो छोटा ऑफिसर होता है डेक साइड में वो होता है थर्ड ऑफिसर, उससे बड़ा होता है सेकंड ऑफिसर, उससे बड़ा होता है फिर चीफ ऑफिसर, और फिर सबसे बड़ा जो होता है वो होता है आपका कैप्टन। ठीक है, तो लेकिन क्योंकि आपके पास तो जो लाइसेंस है वो है सेकंड मेट का, सेकंड ऑफिसर का, लेकिन कोई भी कंपनी आपको ये कहती है हमेशा स्टार्टिंग में कि हम आपको सेकंड ऑफिसर नहीं, पहले एज ए थर्ड ऑफिसर चढ़ाएंगे, एज ए थर्ड ऑफिसर आपको रखेंगे 2-3 कॉन्ट्रैक्ट। और कुछ एक कंपनीज ये भी कह रही हैं कि हम पहले एक कॉन्ट्रैक्ट जूनियर थर्ड ऑफिसर का करवाएंगे आपसे। तो जूनियर थर्ड ऑफिसर अगर कोई कंपनी करवा रही है तो वो, नहीं तो फिर थर्ड ऑफिसर में जब आपको 1-2 साल हो जाएगा सेलिंग करते हुए, उसके बाद आपको ऑटोमेटिक प्रमोशन करके कंपनी सेकंड ऑफिसर बना देती है। यानी कि थर्ड ऑफिसर से सेकंड ऑफिसर बनने के लिए आपको कोई एग्जाम क्लियर नहीं करना होता, क्योंकि ये सारे जो ट्रेनिंग के टाइम पे जो आपको सर्टिफिकेट्स मिली हैं, जो आपने एग्जाम्स क्लियर किए हैं, वो सेकंड ऑफिसर के ही किए हैं। सेकंड मेट कहो या सेकंड ऑफिसर कहो, बात एक ही है। ठीक है, चीफ मेट कहो या चीफ ऑफिसर कहो, बात एक ही है। तो थर्ड ऑफिसर से सेकंड ऑफिसर बनने के लिए कोई एग्जाम क्लियर नहीं करना होता, लेकिन जब आप सेकंड ऑफिसर से चीफ ऑफिसर बनते हो तो आपको फिर से एग्जाम क्लियर करना होगा, और चीफ ऑफिसर से कैप्टन बनते हो तो उसके लिए फिर से एग्जाम क्लियर करना होगा। तो मान के चलो नॉर्मली जो होता है थर्ड ऑफिसर से सेकंड ऑफिसर बनने में आराम से लग जाते हैं 2-3 साल, फिर से 2-3 साल लग जाते हैं यहाँ से यहाँ पहुंचने में, फिर से 2-3 साल लग जाते हैं यहाँ से यहाँ पहुंचने में। ठीक, और बाकी डिपेंड करता है मार्केट टू मार्केट आपने कितनी सेलिंग की, उन सब चीज़ों पे भी। तो थर्ड ऑफिसर की बात करें तो हम सैलरी की बात करो तो अब मान के चलो आपकी 2 लाख के आसपास जो है सैलरी हो जाती है एज ए थर्ड ऑफिसर। और कैप्टन की बात करो, अब देखो डिपेंड करता है, जब मैं 2 लाख कह रहा हूं तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो 2 ही है, कहीं पे आपको 1.5 भी मिल जाएगी, कहीं पे 2.5, कहीं पे 1.25, कहीं पे 2.25। ये डिपेंड करता है कि आप कौन से कंपनी में हो, आपको थर्ड ऑफिसर में कितने कॉन्ट्रैक्ट हो चुके हैं, और आप इस जिस जहाज पे हो वो जहाज क्या कैरी करता है। एक ऐसा जहाज जो जनरल कार्गो कैरी कर रहा है उसमें आपकी तनख्वाह नॉर्मली कम होगी। एक ऐसा जहाज जिसके ऊपर केमिकल्स हैं, ऑयल है, गैस है, उसके ऊपर आपकी सैलरी नॉर्मली ज्यादा होती है। तो एक ऐसा जहाज जिस पे थर्ड ऑफिसर है और वो बल्क कैरियर है, ठीक है, जनरल कार्गो है, तो मान के चलो कि उसको हो सकता है 1.5 लाख मिल रहा हो, लेकिन वहीं पे एक थर्ड ऑफिसर अगर गैस कैरियर का है तो उसको 2.5 लाख मिलेगा। ऐसे कैप्टन की बात आ जाती है। अब कैप्टन भी मान लो कि आपके लगभग 8 से लेके 15 लाख तक कैप्टन की सैलरी जाती है महीने की। ठीक है, दैट डिपेंड्स। अगर आप जनरल कार्गो में हो तो 8 भी मिल जाएगी, अगर आप गैस कैरियर पे हो, अच्छा खासा आपको एक्सपीरियंस है, तो कैप्टन महीने के 15-15 लाख भी कमा रहे हैं। ठीक है, थोड़े थोड़े 2-2 4 मतलब लगभग बढ़ती रहती है। सेकंड से चीफ आने में डबल हो जाएगी, थर्ड से सेकंड आने में आपकी लगभग 1.5 गुना हो जाती है सैलरी। ठीक है, तो इस तरीके से चीज़ें काम करती हैं। तो यही है सही तरीका मर्चेंट नेवी में जाने का। अदरवाइज आपको मार्केट में बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे जो कि बेवकूफ़ बनाते हैं, कुछ भी किसी का भी कोई भी फॉर्म भरवा के, कैसा भी कोई भी कोर्स करवा के, कोई भी थर्ड क्लास सर्टिफिकेट पकड़वा देते हैं, जिससे फिर कोई मतलब फ्यूचर नहीं होता बच्चे का। ठीक है, ये तो तरीका है ऑफिसर बनने का। और एक दूसरा लाइन और होती है डेक के अंदर, आप अगर हमेशा देखोगे आपको भी क्या क्या मिलेंगे। मान लो जैसे आपका जहाज है, ठीक है, ये आपका जहाज हो गया। अभी जहाज पे ये आपका एकोमोडेशन है, ठीक है, एकोमोडेशन मतलब बिल्डिंग मान लो जिसमें लोग रहते हैं, ठीक है, ऊपर एंटीनास वगैरह ये सब। अब इसमें लगभग जो है एक जहाज पे बंदे होते हैं कितने, लगभग हम बात करें तो 25 बंदे होते हैं। ठीक है, कहीं आपको 22 भी मिल जाएंगे, 28 भी मिल जाएंगे। अब जो ऑफिसर जो है, जो डेक साइड में ऑफिसर है, वो आपको मिलेगा सबसे बड़ा ऑफिसर कौन, कैप्टन। कैप्टन से छोटा कौन, चीफ ऑफिसर। चीफ ऑफिसर से छोटा कौन, सेकंड ऑफिसर। और सेकंड ऑफिसर से छोटा कौन, थर्ड ऑफिसर। ठीक है, ये हो गई डेक के कैप्टन्स। डेक मतलब जैसे मैं कहूँ एक ऐसा सरफेस जो कि भाई हवा को डायरेक्ट टच होता है। ये भी एक डेक है, ये भी एक डेक है।
ठीक है, यहाँ पे आपको ये फोरकास्टल डेक इस तरीके से मिल जाएगा, ये भी एक डेक है। डेक के अलावा जो जहाज पे होता है वो आपका हो गया इंजन। मान लो नीचे ही आपका हो गया इंजन रूम। क्या हो गया? इंजन रूम। अब इंजन के अलग सारे आपको ऑफिसर्स मिल जाएंगे, डेक के अलग ऑफिसर्स मिल जाएंगे। जो डेक के ऑफिसर्स हैं वो जहाज चलाने का काम करते हैं। भाई 24 घंटे होते हैं, 24 घंटे में 8 घंटे जहाज चलाएगा थर्ड ऑफिसर, 8 घंटे सेकंड ऑफिसर और 8 घंटे चीफ ऑफिसर। अभी 8 भी लगातार नहीं है, 4 4 4 और फिर से 4 4 और 4। जैसे मैं बात करूं, चीफ ऑफिसर चलाएगा सुबह के 4 से 8 और शाम के 4 से 8। सेकंड ऑफिसर चलाएगा रात के 12 से 4 और फिर दोपहर के 12 से 4 फिर से। और थर्ड ऑफिसर चलाएगा सुबह के 8 से 12 और फिर रात के 8 से 12 फिर से। तो ये काम हो गया ऑफिसर्स का। ऐसे जो इंजन के ऑफिसर्स हैं वो अपना इंजन रूम का काम देखते हैं। लेकिन ऑफिसर्स के अलावा भी एक और लाइन होती है जो कि आप कह सकते हो क्रू लाइन। वैसे तो हर एक बंदा जो जहाज पे काम कर रहा है वो क्रू ही होता है, लेकिन फिर भी थोड़ा और बाइफरगेट करने के लिए इनको ऑफिसर्स और उनको क्रू कह दिया जाता है। अब क्रू इंजन में भी मिलेगा आपको और डेक पे भी मिलेगा। अब इंजन या डेक पे कोई भी क्रू हो, वो अगर आपको बनना है तो उसके लिए कौन सा कोर्स किया जाता है? उसके लिए कोर्स किया जाता है जीपी रेटिंग का। जीपी रेटिंग का कोर्स होता है और ये जीपी रेटिंग का कोर्स करने के बाद ही आप जो है जहाज पे एज ए क्रू ज्वाइन कर सकते हो। ये क्रू एक अलग लाइन हो गई, ऑफिसर्स की एक अलग लाइन है। लेकिन क्रू में भी काफी लोग ऐसे होते हैं जो कि कुछ टाइम के बाद एग्जाम्स क्लियर करके ऑफिसर बन जाते हैं, थर्ड ऑफिसर बन जाते हैं। ठीक है, थर्ड ऑफिसर के साथ में जो ट्रेनिंग पे जो बंदे होते हैं उसको आप क्या कहोगे? कैडेट्स, डेक कैडेट। ठीक है, DEC के डेक, CADET कैडेट, डेक कैडेट ऐसे होते हैं। इंजन कैडेट जो मैंने आपको बताया था अभी कि 1 साल की ट्रेनिंग जो आपकी कॉलेज के अंदर होगी, उसके बाद जो 1.5 साल की ट्रेनिंग, 18 महीने की ट्रेनिंग जो जहाज पे होती है, उन ट्रेनीज को बोला जाता है डेक कैडेट। जब आप जहाज पे आके ट्रेनिंग कर रहे होते हो तब आप कहलाते हो डेक कैडेट। ठीक है, अब जो जीपी रेटिंग का कोर्स करते हैं वो लोग, भाई क्या रिक्वायरमेंट है? भाई आप कहोगे जीपी रेटिंग का कोर्स करने के लिए आपके पास सिर्फ 10वीं होनी चाहिए, 10th पास। ठीक है, 10th पास इज सफिशिएंट 40% से। तो 40% है आपके अगर 10th में तो बात बन जाएगी। लेकिन जीपी रेटिंग का कोर्स करने के बाद क्या बड़ा आसान है नौकरी मिल पाना? तो सवाल होगा, अगर सवाल ये है तो जवाब होगा नो। क्योंकि जब आप डेक कैडेट बन रहे हो उससे पहले जो आपने डीएनएस का कोर्स किया है, वो डीएनएस का कोर्स करने में आपको पता है कि भाई कंपनी ने आपको पहले से क्या दे रखी है? भाई स्पॉन्सरशिप दे रखी है। कंपनी ने पहले ही आपके सर पे हाथ रख दिया कि भाई ये बच्चा हमारा हुआ। जैसे ही भी आप 1 साल की ट्रेनिंग करवाओगे, अगले 18 महीने की ट्रेनिंग कराने के लिए हम इसको जहाज पे ले जाएंगे। लेकिन जब बच्चा जीपी रेटिंग का कोर्स करता है तो उसके लिए कोई कंपनी पहले स्पॉन्सरशिप नहीं देती, यानी आप राम भरोसे चल रहे हो। और ये जीपी रेटिंग का कोर्स करने के लिए भी लगभग जो है फीस होती है, लगभग हम कहें तो 2 लाख के आसपास। कोई 1.5 ले लेगा, कोई 1.25, कोई 2, कोई 2.5, कोई 2.25, कितना भी हो सकता है। ठीक है, और इसके लिए भी करीब 40-45 कॉलेजेस हैं अपने देश के अंदर जो कि डीजी शिपिंग से अप्रूव्ड हैं और वो जीपी रेटिंग का कोर्स करवाते हैं। ठीक है, तो जीपी रेटिंग का कोर्स करने के लिए जो खास चीज जिसका आपको ध्यान रखना है वो ये कि जिस कॉलेज से आप कर रहे हो वहां से लगभग कितनी कंपनीज आती हैं जो कि बच्चों को उठा के लेके जा रही हैं। तो जीपी रेटिंग का अगर आप कोर्स करते हो तो बहुत आपको ध्यान रखना है। 2-3 ही ऐसे कॉलेजेस हैं जो कि बहुत बढ़िया हैं। एक है आपका TS रहमान। TS रहमान काफी बढ़िया कॉलेज है, ये है आपका मुंबई के अंदर। फिर आपका आता है नूसी, नेशनल यूनियन सीफेयरर्स ऑफ इंडिया। नूसी कहाँ पे आपका? ये है गोवा में। और तीसरा आता है आपका ग्रेट ईस्टर्न, ग्रेट ईस्टर्न। ठीक है, ये भी आपका मुंबई के पास ही है। तो ये 3 कॉलेजेस ऐसे हैं जिनकी मतलब काफी अच्छे चांसेस होते हैं कि आप इन कॉलेज से अगर आप जीपी रेटिंग का कोर्स कर रहे हो तो आपको बढ़िया सा जो है कोई ना कोई अच्छी कंपनी में एक मतलब कैरियर स्टार्ट करने में आपको मदद मिल सकती है। अदरवाइज इनके अलावा भी कम से कम 40-42 और ऐसे कॉलेज हैं अपने देश के अंदर, जब वहां से अगर आप जीपी रेटिंग का कोर्स करते हो तो बहुत मुश्किल हो जाएगा कि आपका फीस भी चली जाएगी, पैसा भी चला जाएगा, फिर नौकरी मिलने के लिए मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करनी पड़ेगी और बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि नौकरी मिलेगी भी नहीं। तो जीपी रेटिंग के लिए भी अगर आपको TS रहमान और नूसी, जैसे मैं TS रहमान की बात करूँ तो यहाँ पे एडमिशन लेने के लिए ये लोग पहले एग्जाम लेते हैं, रिटन एग्जाम होता है। तो उस रिटन एग्जाम के लिए
अगर आपको कंटेंट चाहिए, नोट्स चाहिए बढ़िया से और कुछ पेपर्स चाहिए सॉल्व करने के लिए, तो उसका लिंक भी आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप उनको डाउनलोड कर सकते हो। सेम टाइम आपको एज ईमेल में सारा का सारा जो है पीडीएफ आ जाएगी, वहां से आप इनका एंट्रेंस टेस्ट की जो है तैयारी कर सकते हो। ठीक है, आपका टीएस रहमान हो गया, नूसी हो गया, इनमें आपका हमेशा से अच्छे चांसेस रहे हैं कि बढ़िया कंपनी में आपका यहाँ पे सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए गाइज इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। कहने का मतलब ये है कि कभी भी किसी भी एजेंट के चक्कर में या किसी भी जो भी के बच्चों को कॉल करके बेवकूफ़ बनाते हैं कि आओ आपका मर्चेंट नेवी में सिलेक्शन हो गया, इतने पैसे दे दो, ये कर दो, वो कर दो, ये सब फेक होते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। जो भी जेन्युइन कॉलेज होगा जो कि डीजी शिपिंग से अप्रूव्ड है, वो आपको कभी भी फ़ोन करके नहीं कहेगा कि लो आपका टेस्ट है, ला फिर लो अपने डॉक्यूमेंट्स दे दो या फिर लो आपका सिलेक्शन हो गया, ऐसा कभी नहीं होता। ठीक है, तो चलिए गाइज इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टाटा, टेक केयर, बाय बाय।